बात करते हैं हमारे साथ जो आज कंपनी मैनेजमेंट जुड़ा है उनके बारे में। 1996 में शुरू हुई इंसेक्टिसाइड्स इंडिया की करीब 1,500 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है और एग्रो केमिकल, बायोलॉजिकल, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स 30 से अधिक देशों में सप्लाई करती है। रजिस्ट्रेशन के जरिए कंपनी के पास 100 से अधिक ग्राहक मौजूद हैं और आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम नए वित्त वर्ष की तैयारियां, मौजूदा डिमांड ट्रेंड, क्षमता विस्तार की योजनाएं, ऑर्डर बुक, ग्रोथ आउटलुक, सारे मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और चलिए आज जो मैनेजमेंट है हमारे साथ उनको जोड़ते हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कंपनी के एमडी राजेश अग्रवाल जी इस समय शो में शामिल हो चुके हैं। अग्रवाल सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर सबसे पहले तो जब हम एग्री केमिकल कंपनीज की बात करते हैं, इंसेक्टिसाइड इंडिया से बात करते हैं, सबसे पहले यही पिक्चर निकल कर आती है कि हमारा देश, हमारे जो किसान हैं देश के, वो क्या काम यहाँ से करने वाले हैं। और उसी के अनुरूप हमने जो खबर यहाँ पर आते हुए देखी है आईएमडी की तरफ से, भारतीय मौसम विभाग की तरफ से, उन्होंने प्रिडिक्शन इस बार नॉर्मल मानसून का दिया है। हालांकि प्राइवेट एजेंसियों की तरफ से एक कमजोर मॉनसून की बात की जा रही है। सेकेंड हाफ में मॉनसून पर अल नीनो का साया पड़ सकता है, ऐसी भी संभावनाएं बन रही हैं। तो मुझे बताइए आपको किस तरह की पिक्चर दिखाई दे रही है और कंपनी के फ्रंट पर इस साल के मॉनसून को लेकर जैसी संभावनाएं है वो कैसी दिख रही हैं? देखिए, मानसून का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे डेफिनेटली पड़ता है और किसान ही ऐसा सबसे पहला मैं बोलूँगा एक ऐसा आदमी है जिसके व्यवसाय पे इमीडिएटली इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर बरसात नहीं आती है और सूखा हो जाता है तो उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है पानी लाने के लिए। तो कई बार जहाँ ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी है उसको वहाँ पर डीजल लगाना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे बिजली की भी शॉर्टेज होती है और डीजल में इन्वेस्ट करके उस पानी को निकालना पड़ता है। और कभी-कभी जहाँ पर जो कैनाल की इरिगेशन अवेलेबल है तो वहाँ से काम करना पड़ता है। तो डेफिनिटली किसान का खेती में खर्चा बढ़ता है ऐसे माहौल में। लेकिन अगर हम देखते हैं जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं, वो प्रेडिक्शन जो प्राइवेट कंपनी की थी वो 85 टू 90% मानसून्स की थी, और जो गवर्नमेंट की प्रेडिक्शंस आई वो 100% मानसून की शुरू में आई हैं कि कोई खास नुकसान नहीं होगा, व्हिच आर वेरी वेरी पॉजिटिव। क्योंकि अगर हम देखते हैं जो इरिगेटेड एरियाज हैं वहाँ पैडी की या हम बोल सकते हैं चावल की या गन्ने की वहाँ पर बुआई होनी है, और जो ड्राई एरियाज हैं वहाँ पर डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स होनी है, जैसे कॉटन, पल्सेस, कुछ जगह पर सोयाबीन्स, कुछ जगह पर और वैरायटी क्रॉप्स की। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा वैरायटी में चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि जो इरिगेटेड एरियाज हैं वो पैडी और शुगर केन में ही जाएंगे, और बाकी जो एरियाज है उसमें छोटा मोटा चेंजेस आ सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। लेकिन उस सबको देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि सीजन की शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो अभी बरसात आई है उससे स्टैंडिंग क्रॉप पे थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ है। कुछ कुछ किसानों को जहां पर बहुत ज्यादा आंधियां चली हैं, तूफान आया है, तो थोड़ा ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जो लैंड है वो नरम हुई है, थोड़ी पानी की अवेलेबिलिटी हुई है। इसके लिए जो नए सीजन के लिए जो बुआई करनी है और उसकी शुरुआत करनी है वो थोड़ी अच्छी रहेगी। ओके। ओवरऑल मुझे लगता है कि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि ओके शुरुआत में जो सेल्स होती हैं वो हर्बिसाइड से शुरू होती हैं, वीड कंट्रोल के लिए, जी। और उसके बाद इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड आते हैं। तो पूरी तैयारी है। मुझे लगता है कि पहला क्वार्टर बहुत मजबूत रहना चाहिए और दूसरा क्वार्टर भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। ओके, चलिए, तो मैनेजमेंट तो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है कि मॉनसून भले ही अगर आगे कुछ ऊंच नीच होती है, अभी तो पहला ही अनुमान यहाँ पर निकल कर आया है, आगे इस पर और सटीक अनुमान निकल कर आएगा, लेकिन जो ओपनिंग अनुमान यहाँ निकल कर आया है, मॉनसून की एक अच्छी शुरुआत होती हुई दिख रही है। किसानों के लिए अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है, ऑफ कोर्स कंपनी और सेक्टर के लिए तो अच्छी बात है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा मैं सेक्टर स्पेसिफिक बात करना चाहूँगी। आप इस इंडस्ट्री में 2 दशकों से अधिक का अनुभव है, लंबे समय से इस इंडस्ट्री को आप देखते समझते आ रहे हैं। मुझे बताइए सेक्टर इस समय किस तरह दिखाई दे रहा है? मैं ट्रेंड के हिसाब से आपका व्यू जानना चाह रही थी। क्या एग्रोकेमिकल्स को लेकर जागरूकता बेहतर हुई है? क्या डिमांड बेहतर हुई है? क्योंकि हमने कॉन्स्टेंटली देखा है कि भारत की एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री और उसके प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन ग्लोबल स्टैंडर्ड से अक्सर किया जाता है, इसमें बड़ी वार्ता होती है, फिर बहुत सारे स्प्यूरियस प्रोडक्ट्स की भी खबरें तरह तरह से निकल कर आती है, तो किसानों को उससे भी डर लगता है कि हम पैसा देकर एक खराब सामान खरीद रहे हैं। मुझे बताइए सेक्टर को लेकर और ये जो जनरल चैलेंज है इसको लेकर फिलहाल डिमांड की स्थिति कैसी है? बहुत सही आपने सवाल पूछे हैं, क्योंकि ये भ्रांति हमारे मन में रहती है कि क्या एग्रोकेमिकल के अलावा कोई ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिससे खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है, खेती हो सकती है। हम भी एज अ कस्टमर कई बार सोचते हैं क्या कुछ चीजें ऐसी पॉसिबल है, लेकिन दुख की बात यह कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिखाई दे नहीं रही। हमारे पास बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, लेकिन बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस इस तरीके से हैं जिस तरीके से आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं।
कि आप अपनी सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, अपनी क्रॉप की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और अटैक को आने से रोक सकते हैं, चाहे वो पेस्ट इन्फेस्टेशन है, चाहे वो फंगल अटैक है, तो उसको रोक सकते हैं। लेकिन उसको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। बीमारी आ जाती है तो आपको एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ दो तीन मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहूंगा, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने, क्योंकि यहाँ पर क्या सबसे पहली बात है कि इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड है। आज दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश में, हम ऑलरेडी 140 करोड़ हैं, जो कि वर्ल्ड का लगभग 16-17 शायद 18% आज के दिन वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। और उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए या उस पॉपुलेशन के लिए जो फूड पैदा करने के लिए हम जो एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वर्ल्ड का लगभग 3 से 4% के बीच में है। जो हमारी इंडिया की मार्केट एस्टिमेट की जाती है वो $3 से 4 बिलियन के बीच में एस्टिमेट की जाती है, जो इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन है एग्रोकेमिकल की, जबकि वर्ल्ड मार्केट जो है वो लगभग $60 बिलियन की है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत कम एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई बहुत अच्छी क्रॉप को पैदा कर रहे हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ कुछ एरिया में थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कुछ कुछ क्रॉप पे थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, खासतौर पे साग सब्जी पे जिस वक्त दाम बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है, तो उस वक्त वो टेम्प्ट हो जाते हैं थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए। तो वो थोड़ा सा अगर हम उसको एक डिसेंट तरीके से जो गाइडलाइंस दी गई हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा उसके हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि अभी भी एग्रोकेमिकल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। नंबर 2 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहूंगा हाँ। कि जो टाइप के एग्रोकेमिकल हैं हमारे देश में, अब जो नए आने वाले एग्रोकेमिकल हैं या जो आ रहे हैं, वो निरंतर ज्यादा सेफर टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट आ रहे हैं। आप देखेंगे कि मार्केट साइज लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो क्वांटम ऑफ एग्रोकेमिकल यूज हो रहा है वो जी। लगातार घट रहा है, क्योंकि जो नए जमाने की दवाइयां हैं इनका डोसेज बहुत कम है, हाँ। इनकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी है, लेकिन ओके। इनके एआई जो इस्तेमाल होता है वो कम है, जिसकी वजह से जो दवा का इस्तेमाल हो रहा है पर एकड़ बहुत कम हो रहा है। एक ओके। छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा कि 1 एकड़ जो एरिया है उसके अंदर करीबन 200 लीटर पानी का उपयोग किया जाता है जी। 100 ml या 200 ml पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने के लिए। तो इतनी डाइल्यूटेड डोज में ये जाता है कि बहुत हद तक इसका कोई दुष्परिणाम रहता नहीं है। हम्म। और स्पेसिफाइड नॉर्म्स रहते हैं कि कितने दिन पहले इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, जी। और जनरल किसान बंद भी कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान इससे होने की संभावना रहती नहीं है। और नई दवाइयां बिल्कुल आती जा रही हैं और बहुत तेजी के साथ आ रही हैं। मैं समझता हूं कि आगे आने वाले 2-4 साल में जिस तरीके के हम एग्रोकेमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत ज्यादा फ्रेंडलियर केमिस्ट्रीज, ग्रीनर केमिस्ट्रीज हमारे बीच में आ जाएंगी, हम्म। जिससे कि नुकसान की संभावना बहुत कंट्रोल हो जाएगी बहुत हद तक। ओके। सो बेसिकली इसको लेकर और जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। और जो भ्रांति फैली हुई है यहाँ पर किसानों के बीच में, या जो डर है, या जिस तरह के हम नकली या घटिया उत्पाद देखते हैं, उसको लेकर और भी कह सकते हैं नकेल कसने की ज़रूरत है, ताकि ये यहाँ पर डिमांड बेहतर हो सके और आउटपुट में और वृद्धि दिखे। ये आपने डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव तो बता दिया। अब थोड़ा सा मैं इंटरनेशनल डिमांड के पर्सपेक्टिव से समझना चाहूँगी। आपका एक्सपोर्ट्स भी है काफ़ी बड़े पैमाने पर। मुझे बताइए, आप कुछ 100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यूज आय जो है टारगेट कर रहे थे एक्सपोर्ट्स के माध्यम से वित्त वर्ष 2023 के लिए, उस पर क्या अपडेट है? जी, हमने 100 करोड़ को पार कर लिया है। 100 करोड़ से ओके। ज्यादा का एक्सपोर्ट इस साल में हुआ है और अगले साल में हमने लक्ष्य इसको डबल करने का रखा है। 23-24 में हम लोग डबल करेंगे, 200 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे। हाँ। तो हमारे नए नए रजिस्ट्रेशन वर्ल्ड वाइड आ रहे हैं और उन रजिस्ट्रेशन के आने से हमारे पूरे दुनिया भर के अंदर एग्रोकेमिकल जाने शुरू हो गए। मुझे लगता है कि हम बहुत तेजी के साथ एक्सपोर्ट के फ्रंट पर भी ग्रोथ करेंगे। तो इसके साथ ओके। साथ डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी जबरदस्त ग्रोथ रहेगी। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हमने एक्सपेंशन किया और नए प्रोडक्ट्स का हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं उनके द्वारा, इन एक्सपेंशन के माध्यम से जी। हमें 20% का CAGR लगातार अगले 2-3 साल मिलना चाहिए। ओके। सर, आपने कहा कि यहाँ पर आपने रेवेन्यू टारगेट्स अपने इंटरनेशनल बिजनेस के लिए डबल कर दिए 200 करोड़ के आसपास। क्या कोई जी, नए क्लाइंट्स यहाँ पर जोड़े हैं, या यहाँ पर वॉल्यूम वाइज आपको ज्यादा डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है? देखिए दोनों ही बातें हैं। नए कंट्रीज भी जुड़ेंगे, नए कस्टमर्स भी जुड़ेंगे और नए प्रोडक्ट भी जुड़ेंगे। तो इन अच्छा। सब के जुड़ने से हमें ये सेल्स की ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओके, तो अच्छी स्ट्रेंथ वहां से बनती हुई दिख रही है। सर, मुझे जरा बताएंगे अभी कंपनी की मौजूदा डेट की स्थिति कैसी है? डेट रिडक्शन प्लान इफ एट ऑल कोई है अभी? देखिए हम ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ओके। थोड़ा सा हम लोग जो वर्किंग कैपिटल लोन है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कुछ खास लोन्स रहते नहीं हैं। तो ओवरऑल हमारी जो लिमिट यूटिलाइजेशन है वो भी मिनिमम रहती है।
तो मैं कह सकता हूं कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी चल रही है और हम अच्छे ग्रोथ पाथ पे हैं। पिछले साल में भी कंपनी ने अच्छा कारोबार किया, रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। एक डिसेंट ग्रोथ के साथ इस साल को भी हम बंद करेंगे और आगे आने वाले समय में जहां पर हमने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स और नए टेक्निकल्स बनाने शुरू किए हैं, हम्म। इससे मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। सर मुझे बताइए, आपने अपने इंटरनेशनल मार्केट प्लान्स के बारे में तो बताया, मुझे बताइए ये वित्त वर्ष 2023 की जो तीसरी तिमाही थी, हमने देखा आपका B2C सेगमेंट है वो बड़ी तेजी से बढ़ा है, लेकिन B2B सेगमेंट है, इसमें सेल्स में कुछ गिरावट दिखी, कोई कारण है सर? देखिए, मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से वो चलता है। शुरू में B2B सेल्स बड़ा अच्छे होते हैं, बाद में फोर्थ क्वार्टर में पिकअप होते हैं, थर्ड क्वार्टर में ट्रेडिशनली थोड़ा सा इम्पैक्ट रहता है। तो फोर्थ क्वार्टर में वो डेफिनेटली पिकअप हुआ होगा और अभी जो Q1 चल रहा है इसके अंदर जबरदस्त डिमांड है मेरे पास में कॉर्पोरेट सेल्स की भी और अच्छी ग्रोथ रहेगी। तो तीनों ही सेक्टर्स में हम ग्रोथ देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कॉर्पोरेट सेल्स में भी हम लोग करीबन 40 to 50% का ग्रोथ करेंगे और जो मेरा B2C सेगमेंट है, जो ब्रांड बिजनेस है, उसके अंदर भी एक डिसेंट ग्रोथ करेंगे। और ओवरऑल जैसे मैंने आपको कहा है कि अगले 2 से 3 साल में मैं 20% का CAGR मिनिमम देखता हूँ। ब्रिलियंट। सर थोड़ा केपेक्स प्लान पे बात करते हैं। अभी जो आपका ऑनगोइंग राजस्थान प्लांट है सर, उसके कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर क्या अपडेट है और कब तक कमीशन होता हुआ दिख रहा है सर ये? देखिए, राजस्थान के बारे में बताना चाहूंगा कि हमने मार्च महीने में इसको बल्कि फरवरी से ही कमीशन करना स्टार्ट कर दिया था। मार्च में अच्छा। पूरी तरीके से इसको कमीशन कर डाला है। ओके। तो हमारा राजस्थान का एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया है, जहां पर हमारा 50 to 60% हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी राजस्थान में टेक्निकल्स बनाने का बढ़ जाएगा, चौपान की इंडस्ट्रियल एरिया में। ओके। इसके अलावा हमने दहेज के अंदर भी हमारा कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा था टेक्निकल्स का। यहाँ पर बड़ा एक्सपेंशन किया हमने। यहाँ पर बैकवर्ड इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स बनाएंगे हम लोग इंडिया में, जिससे कि इंपोर्ट्स कम हो सके और हमारी कुछ टेक्निकल्स के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ सके, क्योंकि वो फुल्ली इंटीग्रेटेड हो जाएगा। हम्म। और कुछ हम नए टेक्निकल्स भी बनाना शुरू करेंगे। तो इस प्लांट के अंदर भी हमारी प्रोडक्शन अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी अच्छा। और ये फेज मैनर में ये प्लांट स्टार्ट होगा। कुछ पोर्शन अप्रैल में शुरू होगा, कुछ पोर्शन को स्टार्ट होने में 2 से 3 महीने लगेंगे, ओके। लेकिन इसको भी हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे और प्रोडक्शन यहाँ से चालू कर देंगे। ओके। तो इन दोनों प्लांट्स के चलते मुझे अच्छी उम्मीदें हैं कि हमारे कुछ नए टेक्निकल्स आएंगे और कुछ ब्रांड्स नए लॉन्च होंगे, हाँ। जिसकी वजह से कंपनी को ग्रोथ मिलेगा। इसके अलावा हमने राजस्थान में एक और नया यूनिट लगाने का प्लान किया है, जो कि भैरोड सोता नाला एरिया के अंदर है। यहाँ पर एक यूनिट को हमने एक्वायर किया है और इस यूनिट को बनाने का काम जल्दी ही हम लोग शुरू कर देंगे और 2023 में यहाँ पर फॉर्मुलेशन का बिजनेस शुरू हो जाएगा ओके। और 2024 के अंदर यहाँ पर टेक्निकल्स का भी प्लान है। ओके, तो सर रेवेन्यूज, फिर रेवेन्यूज पे किस तरह का इम्पैक्ट आप पड़ता हुआ देख रहे हैं यहाँ से? कैसे रेवेन्यूज जनरेशन होते दिख रहे हैं? अभी हम 20% CAGR की बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन पोटेंशियल बहुत अच्छा है। ओके। आगे मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि हम इसको भी क्रॉस करेंगे लॉन्ग रन में, लेकिन अभी हम 20% CAGR की ही बात करेंगे। ओके, 20% CAGR की बात फिलहाल कंपनी यहाँ पर लेकर चल रही है। सर कुछ आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, आपने उसका जिक्र यहाँ पर ब्रेक पर जाने से पहले भी किया था। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने तकरीबन 5-6 नए कुछ जनरेशन प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए हैं। उन पे मैं चाहूँगी सर कि आप ज़रा अपडेट दें हमारे दर्शकों को कि कितने यहाँ पर लॉन्च हो पाए हैं और अभी नई जो पाइपलाइन है उसमें किस तरह के लॉन्चेस हमें नए वित्त वर्ष में देखने को मिलेंगे? हम 5-6 लॉन्चेस पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी से, जिसके अंदर खास तौर पे जो हमारे बड़े लॉन्चेस आए हैं पिछले साल में, उनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। शिनवा हमारा सबसे बड़ा लॉन्च है, जो कि ये प्रोडक्ट हमने निसान जापान की कोलैबोरेशन से इंट्रोड्यूस किया है और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारा नंबर 1 प्रोडक्ट बना है इस साल में। ब्रांड सेल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो हाईएस्ट सेल्स हमने इसकी की है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि हमारे R&D साइंटिस्ट भी बड़ा अच्छा काम करते हैं और हमने बैकवर्ड इंटीग्रेट करके भारत में पहली बार एक टेक्निकल बनाया टिम्बो ट्रायम, और इससे टॉरी ब्रांड को हमने लॉन्च किया। बहुत अच्छी कामयाबी इससे भी मिली और मुझे ये भी बहुत बड़ा ब्रांड कंपनी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट ईयर में बहुत अच्छे सेल्स थे और इस साल हम फिर से इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके साथ साथ अभी हाल ही में हमने एक नया इंसेक्टिसाइड मिशन लॉन्च किया है, ओके। जो कि हमने टेक्निकल भी हम लोग उसका खुद ही बना रहे हैं और ब्रांड भी उसके SC फॉर्मुलेशंस और ग्रेन्युलर फॉर्मुलेशंस डालेंगे। उसके अलावा भी 4-5 प्रोडक्ट्स और लाइन में हैं, जो कि कुछ मिक्सचर्स हैं, कुछ नए जमाने के फॉर्मुलेशंस हैं, जो अभी अगले 2 महीने के अंदर ही कंपनी लॉन्च कर देगी। तो इस साल भी कम से कम 5 से 6 प्रोडक्ट्स का लॉन्च रहेगा। ओके सर, CAGR के फ्रंट पर आप हमें क्लियर पिक्चर यहाँ पर दे चुके हैं। सेल्स के लिहाज से डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेल्स, सर इस पर कोई गाइडेंस, कोई आउटलुक रहेगा सर नए वित्त वर्ष के लिए? देखिए, मेजर ग्रोथ डोमेस्टिक सेल से आएगा, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम बड़ा है।
लास्ट ईयर में भी हमने एक डिसेंट परसेंटेज से ग्रो किया है और ये ग्रोथ हम बरकरार रखेंगे। जो 20% सीएजीआर का टारगेट है, मैं समझता हूँ डोमेस्टिक सेल में भी लगभग इतना टारगेट रहेगा, लेकिन एक्सपोर्ट सेल्स और हमारी B2B सेल्स दोनों उसको क्रॉस करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्योंकि दोनों का साइज कम है, इसलिए परसेंटेज थोड़ी सी ज्यादा आएगी। ओके अग्रवाल सर, थैंक यू सो मच सर, समय निकालकर आज जी बिजनेस से बात करने के लिए और कंपनी के पिछले वित्त वर्ष का अपडेट देने के लिए और बताने के लिए कि आगे हमारे जो दर्शक हैं वो इसमें क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। चलिए इसी के साथ कॉर्पोरेट रडार में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।